तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू में। AEW डायनामाइट और NXT के शोज हो चुके हैं खत्म। बात करेंगे दोनों शोज के रिजल्ट्स के बारे में। और सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये डायनामाइट जो था वो फुल गियर का गो होम शो था। काफी कमाल का पेपर व्यू लग रहा है फुल गियर। बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस हैं, बड़ी बड़ी स्टिपुलेशंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आप इस वीडियो पर लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा। और दोनों में से आपको शो कौन सा अच्छा लगा डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अब गाइज हम बात करते हैं पहले AEW डायनामाइट की। तो ये शो सीधा स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि जेक हेगर खड़े हुए हैं सेंटाना और जेरिको के साथ, और उनका जो फेस है पूरा खराब हुआ है, चोटें लगी हुई हैं क्योंकि ऑब्वियसली कुछ दिन पहले उनकी MMA की फाइट हुई है जो कि उन्होंने जीती है। तो क्रिस जेरिको काफी बढ़ावा करते हैं यहाँ पे जेक हेगर के बारे में बात करते हैं किस तरीके से वो अनडिफीटेड है अपने MMA करियर में। और दूसरी तरफ से MJF चलते हुए आ जाते हैं वार्डलो के साथ और इंटरप्ट करते हैं क्रिस जेरिको को, और वो यहाँ पे बताते हैं कि आज वो जीतने वाले हैं अपने इस मैच को और प्रूव करेंगे जेरिको को कि आखिर क्यों वो इनर सर्कल में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल काबिल हैं। और जेरिको कहते हैं कि तुमने बहुत सारी चीजें मेरे को प्रूव ऑलरेडी कर दी है, पर एक चीज मुझे आज तक तुम में नहीं दिखी कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो अपनी टीम के लिए, और वो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है। और वो कहते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट यू आर सॉफ्ट। तो MJF कहते हैं कि अभी रुको तुम मेरे मैच तक, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है सॉफ्ट। और इनका मैच होता है यहाँ पे गाइस, तो MJF और वार्डलो अगेंस्ट सैमी गेवारा एंड ओर्टिज हमें देखने को मिलता है। और ये मैच काफी अच्छा मैच था और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि फाइनली MJF और वार्डलो जीत गए। तो काइंड ऑफ जो प्रूफ था वो जेरिको को थोड़ा बहुत तो मिल गया, लेकिन मैच के बाद यहाँ पे MJF भागते हुए जाते हैं और जेरिको को सीधा अटैक करते हैं जो कि कमेंट्री पर बैठे हुए थे। काफी कमाल की इनकी ब्रॉल हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जिस तरीके से MJF गए भागते हुए, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, और एकदम से वो वहां पे चले जाते हैं। तो ये डेफिनेटली काफी अच्छी चीज थी। और ऑब्वियसली हमें बात जानते हैं कि फुल गियर के अंदर मैच होने वाला है जेरिको और MJF का, और अगर MJF उस मैच को जीतते हैं तो तभी वो इनर सर्कल को ज्वाइन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, काफी वेट करते हैं, देखते हैं कि आखिर मैच में हमें क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस हमें इंटरव्यू देखने को मिलती है केनी ओमेगा की विद टोनी शेवानी, और वो बैठे हुए अपने घर में। और केनी ओमेगा यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट का मैं आज तक पार्ट बना हूं सबके अंदर मैं जीता हूं, कभी कोई टूर्नामेंट हारा नहीं हूं, और ये टूर्नामेंट जो चल रहा है फिलहाल ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं होने वाला। तो चाहे मेरे अपोनेंट हैंगमैन पेज हो या फिर कोई भी हो, मैं इसको जीतूंगा एंड आई एम डेस्टिन्ड टू बिकम द न्यू AEW चैंपियन। काफी पॉजिटिव और काफी बड़े वर्ड्स यहाँ पे केनी ओमेगा की तरफ से हमें सुनने को मिले। इसके बाद मैच होता है मीरो का अगेंस्ट ट्रेंट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, और यहाँ पे मीरो इस मैच को जीत गए। बेसिकली स्टोरी लाइन ये है कि मीरो अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं AEW के अंदर कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और उनसे कोई इतनी आसानी से जीत नहीं सकता। इस मैच के बीच में डार्क ऑर्डर ने, स्पेशली जॉन सिल्वर ने ऑरेंज कैसिडी को अटैक करा था एक पॉइंट पे, जिसका रिवेंज ऑरेंज कैसिडी ने लिया मेन इवेंट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमें एडम पेज की भी इंटरव्यू देखने को मिलती है, वो थी जिम रॉस के साथ। और एडम पेज ऑब्वियसली अपनी विस्की पी रहे होते हैं और जिम रॉस उनसे पूछते हैं कि क्या उनके थॉट्स हैं मैच के ऊपर। और पहले तो पेज ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैच जीत जाएंगे, लेकिन जिम रॉस कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूं कि तुम बहुत नर्वस हो रहे हो। और एडम पेज कहते हैं कि हाँ मैं नर्वस हो रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी बंदा एडमिट नहीं करना चाहता। पहली बार जब मुझे AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिला था तब भी मैं नर्वस था, और वैसी ही सिचुएशन इस बार भी मेरे पास है। उसके बाद अब जाके मुझे एक बार फिर से मौका मिल रहा है टू बिकम द AEW वर्ल्ड चैंपियन, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बिकम द चैंपियन। तो ये दोनों इंटरव्यूज जो आज हमें सुनने को मिली ये काफी अच्छी थी एडम पेज और केनी ओमेगा की तरफ से। इसके बाद गाइस टैज आ जाते हैं रिंग के अंदर ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स के साथ, और टैज यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रायन केज इतने समय से हारे नहीं है, वो नंबर 1 कंटेंडर हैं, और रिकी स्टार्क्स जबकि कोई मैच हारे नहीं है, 10 मैच जीते हैं 11 में से, तब भी वो टॉप 5 रैंकिंग में आखिर क्यों नहीं है। तो वो टोनी खान को कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं उनका ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था 2 घंटे से, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ओपन माइक पर, मैं डिजर्व करता हूँ या डिमांड करता हूँ कि एक मैच मिलना चाहिए ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स को एट फुल गियर पेपर व्यू, क्योंकि इतने अच्छा टैलेंट को तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो। वो कहते हैं डेफिनेटली जो FTW की प्रेजेंस है वो फुल गियर पेपर व्यू में हमें देखने को मिलेगी। तो आखिर किस तरीके से ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स इन्वॉल्व होंगे शो के अंदर वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस मैच होता है यंग बक्स का प्राइवेट पार्टी के साथ, जो कि काफी कमाल का मैच था। इसकी स्टोरी लाइन ये थी कि मैट जैक्सन की लेफ्ट नी जो है उस पर चोट लगी हुई है, तो वो कुछ खास कर नहीं पा रहे, तो मोस्ट ऑफ द मैच निक जैक्सन को अकेले लड़ना पड़ना था, और बहुत क्लोज कॉल्स थी यहाँ पे जहां पे ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट पार्टी इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन यंग बक्स को मैच जीतना जरूरी था अपने बड़े टाइटल मैच से पहले। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हुआ, उन्होंने BTE ट्रिगर लगा के हरा दिया प्राइवेट पार्टी को, और मैच के बाद बाहर उनको अटैक करने के लिए आ जाते हैं FTR, और वो यंग बक्स को बुरे तरीके से अटैक करते हैं। ना ही सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि मैट जैक्सन की इस नी के अंदर चेयर फंसा के उनको मारते हैं और निक जैक्सन को मजबूर करते हैं कि वो इस चीज को देखें। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे एडम पेज बाहर आते हैं और केनी ओमेगा बाहर आ जाते हैं, और वो
हेल्प करने की कोशिश करते हैं यंग बक्स की, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। और उसके बाद ओमेगा और पेज आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट तो करते हैं, लेकिन कोई फिजिकलिटी इनके बीच में हमें देखने को नहीं मिली। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखने वाला ये है कि क्योंकि एडम पेज को भी FTR ने बिट्रे करा था, तो उसका बदला वो यहाँ पे लेने आए। लेकिन ना ही सिर्फ इतना, वो यंग बक्स की हेल्प के लिए भी आए। तो क्या है, एक बार फिर से पेज जो है वो एलीट की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो कि आखिर सीन क्या चल रहा है, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे हमें कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं देखने को मिली ओमेगा और पेज के बीच में। इसके बाद गाइस प्रोबब्ली शो की सबसे इंटेंस चीज हमें देखने को मिली, क्योंकि जॉन मॉक्सली आते हैं रिंग के अंदर और एडी किंगस्टन को वो कन्फ्रंट करते हैं। और इस सेगमेंट के ऊपर एक स्टिपुलेशन थी कि अगर ये दोनों फिजिकल हुए तो इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मैच है फुल गियर में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक दूसरे को मार नहीं सकते, तो सिर्फ शब्दों से जो है एक दूसरे को मारना था। और क्या कमाल इन्होंने कर दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एडी किंगस्टन एंड जॉन मॉक्सली। और क्या गजब की स्टोरी लाइन इनकी चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे मॉक्सली कहते हैं एडी किंगस्टन को कि भाई मैंने तुम्हारी मदर से प्रॉमिस करा था बहुत सालों पहले कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन तुम अब बदल चुके हो, उस प्रॉमिस पे तुम खुद नहीं टिक रहे। और इतने सालों बाद हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कभी उस चीज को डिजर्व ही नहीं करते थे। और एडी किंगस्टन की ओपनिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल भाई जॉन मॉक्सली से चिपक जाते हैं वो। और वो कहते हैं मॉक्सली को कि ये बिल्कुल एक रियल चीज है, कोई स्टोरी नहीं है, और मैं तुमसे टाइटल लेके रहूंगा, ये बात तुम मुझसे लिखवा के ले लो। बेसिकली वो कुछ ऐसा कहते हैं। और गाइस यहाँ पे जो अच्छी चीज थी पूरी सेगमेंट के अंदर, सबसे मस्त ये थी कि मॉक्सली कुछ भी बोल सकते हैं, एडी किंगस्टन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा बंदा उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और जो इंटेंसिटी थी इस प्रोमो के अंदर लाजवाब थी, मतलब 10 आउट ऑफ 10 फॉर बोथ द पीपल ऑन दिस प्रोमो। क्या गजब कर दिया इन्होंने। और इतनी कमाल की राइवलरी मुझे लग रही है कि मैच के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बस जो एक अनफॉर्चुनेट चीज है यहाँ पे वो ये कि आई थिंक जॉन मॉक्सली मैच को जीतने वाले हैं और एडी किंगस्टन उसके बाद गलत प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतने सारे अपोनेंट्स को हराने के बाद एडी किंगस्टन से मॉक्सली हारने वाले हैं। तो ये एक काइंड ऑफ सर्टेन फैक्ट है। जल्दी मैं आपको अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो भी दूंगा, लेकिन ये चीज आज हमें देखने को मिली। इसके बाद गाइस हमें पाक की एक सेगमेंट देखने को मिलती है जो कि प्री टेप्ड प्रोमो था, और 7 महीने बाद पाक यहाँ पे कुछ बोलते हैं। तो वो बात करते हैं यहाँ पे आके कि किस तरीके से इस टाइम पीरियड में बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं जिसके थ्रू वो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो वो एक बहुत बड़ी फोर्स होने वाले हैं। और इस प्रोमो के अंदर बहुत सारी एडिटिंग थी कि पाक बहुत अकेले हैं और वो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, ईगो के हिसाब से जो उनकी है वो अच्छा फील नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, लेकिन कब वो वापस आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद गाइस नायला रोज का मैच देखने को मिलता है रेड वेलवेट के साथ, जो नायला बहुत इजीली जीत गई। और इसके बाद विकी गरेरो बेसिकली हिकारू शिडा पे प्रोमो कट करती है रिंग साइड खड़े होके, और उनको बोलती हैं कि इस संडे फुल गियर में उन्होंने मैच ऑफिशियल करा दिया है, नायला रोज अगेंस्ट हिकारू शिडा। टोनी खान ने अप्रूव कर दिया है और जो है हिकारू यहाँ पे अपना टाइटल हारेंगी। और बेसिकली नायला और हिकारू के बीच में यहाँ पे हमें ब्रॉल देखने को मिली छोटी सी। और फाइनली गाइस मेन इवेंट में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जॉन सिल्वर नंबर 10 ऑफ डार्क ऑर्डर एंड कोल्ट कबाना अगेंस्ट कोडी रोड्स, बिली गन एंड ऑस्टिन गन, जो कि बिली गन के बेटे और उनका डेब्यू था आज डायनामाइट में। काफी अच्छे लग रहे थे वो यहाँ पे, और ऑब्वियसली बेबी फेस टीम को यहाँ पे जीतना था, ये बात हम जानते थे। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है जॉन सिल्वर के ऊपर ऑरेंज कैसिडी अपना बदला भी ले लेते हैं। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज थी गाइस। और एक चीज जो और हमें देखने को मिली इस मैच के बाद वो ये कि डार्बी एलिन जो है वो बिल्कुल सीट्स में बैठे हुए थे, ऊपर अपने फेस पे पेंट लगा के, काइंड ऑफ उसी तरीके से जैसे स्टिंग खड़े हुआ करते थे ऊपर रैफ्टर्स में, बिल्कुल वही तरीके से ये चीज करी गई थी और उससे इंस्पायर्ड थी पूरे तरीके से। और कोडी डार्बी को प्रोमो कट करके कहते हैं कि भाई देखो मुझे पता है कि तुम भी चैंपियन बनना चाहते हो, मैं वो बंदा था जो तुम्हें AEW में लेके आया, मैं वो बंदा था जिसके अगेंस्ट तुमने अपना मैच लड़ा, जिससे जो है पूरी ये हमारा बोर्ड ऑफ मेंबर्स इंप्रेस हुआ, तभी तुम्हें हायर करा गया था पहली बार में। और ये चीज जो है मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ कि तुम एक टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन इस संडे को तुम चैंपियनशिप नहीं जीत सकते क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। तो बेसिकली काफी कमाल का यहाँ पे प्रोमो कोडी ने कट करा है, और दोनों बंदे एक दूसरे की जबकि रिस्पेक्ट करते हैं, इतना हमें जरूर पता लग गया है कि डार्बी एलिन को भी वो चैंपियनशिप चाहिए अब, क्योंकि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। तो गाइस ये था AEW का शो, काफी स्ट्रॉन्ग शो था जाने से पहले फुल गियर में। अब हम बात कर लेते हैं NXT की। तो ये स्टार्ट होता है डकोटा काय और एम्बर मून के मैच से। फिनोमिनल मैच था और हमें देखने को मिलता है रकुल गंजालेस यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डकोटा काय जीत गई। एक सरप्राइजिंग फिनिश जरूर था, मुझे लग रहा था एम्बर मून जीतेंगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं। इसके बाद कुशीडा का मैच होता है कैमरन ग्राइम्स के साथ, ये भी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच चल रहा था। और रेफरी जो है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है, और जो नया रेफरी आता है वो वही सेम था जो लास्ट वीक हैलोवीन हैविक में ज़ॉम्बी रेफरी बना हुआ था। तो कैमरन ग्राइम्स इसको देख के बिल्कुल डर जाते हैं और कुशीडा इस चीज का फायदा उठा के टैप आउट करा देते हैं कैमरन ग्राइम्स को। इसके बाद एक टैग टीम मैच होता है ड्रेक मैवरिक एंड किलियन डेन अगेंस्ट एवर राइज, जो कि एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ क्योंकि पैट मैकेफी आ गए अपनी गैंग के साथ और उन्होंने यहाँ पे बुरे तरीके से इनको अटैक कर दिया।
और उसके बाद पैट मैकएफी क्या करते हैं, यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड एरा का झंडा होता है उनके हाथ में और वो कहते हैं कि अब हम वही फैक्शन बनने वाले हैं जो कि कुछ समय पहले अनडिस्प्यूटेड एरा थी, यानी कि मैं, पीट डन, ओनी लोरकन और डैनी बर्च, जो 4 लोग हैं ये टॉप रहेंगे एनएक्सटी के ऊपर और कोई इसमें हमें रोक नहीं सकता। और वो जो झंडा है पहले वो उसको ऊपर टांगने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर हटाते हैं और उसको ट्रैश कैन में डाल के जला देते हैं। और उसके बाद जब वो लीव कर रहे होते हैं, किलियन डेन वापस आते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं पैट मैकएफी को, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थे। 4-on-1 था और बुरे तरीके से यहाँ पे उन्हें अटैक कर दिया गया। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि आखिर किस तरीके से एडम कोल और वापस जब आएगी अनडिस्प्यूटेड एरा तो वो इस ग्रुप के साथ कैसे लड़ेंगे। इंटरेस्टेड है, हो सकता है क्या पता वॉर गेम्स मैच भी हमें इनके बीच में देखने को मिले। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है जॉनी गारगानो की एक बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पे वो बैठे हुए हैं अपने घर में और वो उनको फोन आता है और उनसे वही मिस्ट्री मैन बात कर रहा होता है जो कि हैलोवीन हैवक में आया था, जिसने कोशिश करी थी बचाने की कैंडिस लेरे को। और यहाँ पे जॉनी गारगानो उसके साथ बेसिकली बात करते हैं, कुछ जोक्स करते हैं और फिर चले जाते हैं वहां से। लेकिन यही सेम चीज हमें इसके बाद भी देखने को मिली क्योंकि टोनी स्ट्रॉन्ग का मैच हो रहा था गाइस यहाँ पे शॉर्टजी ब्लैक हार्ट के साथ और कैंडिस लेरे बड़ी स्क्रीन पर आती हैं और वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं शॉर्टजी को। और मैच के बाद वो एक ट्रक लेके आती हैं और बिल्कुल जो टैंक है शॉर्टजी ब्लैक हार्ट का उसको तोड़ देती हैं ट्रक उस पे चढ़ा के और शॉर्टजी बुरे तरीके से रो रही होती हैं। तो ये फ्यूड यहाँ पे खत्म नहीं हुई लेकिन हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यही मिस्ट्री मैन पीछे भी बैठा होता है कैंडिस लेरे के ट्रक में। तो आखिर ये है कौन? ऑब्वियसली जॉनी गारगानो नहीं हो सकते क्योंकि वो इसके साथ बैठे हुए थे। तो आखिर क्या यहाँ पे थिंकिंग है, कौन है मिस्ट्री मैन, क्या पता, ये हमें डेफिनेटली जानने को मिलेगा। और फाइनली गाइस इस शो के मेन इवेंट में टोमासो ciampa अगेंस्ट वेलवेटीन ड्रीम हमें देखने को मिला। एक बार फिर से कमाल का मैच था और टोमासो ciampa की थिंकिंग ये है कि बहुत समय से एनएक्सटी जो है वो बहुत पेल चल रही है, जिससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन अब वो उस चीज को वापस लेकर आना चाहते हैं और वो स्टार्ट करना चाहते हैं इसको वेलवेटीन ड्रीम से, जो कि उन्होंने यहाँ पे करा और वेलवेटीन को हरा दिया। तो टोमासो ciampa एक बार फिर से अपनी जर्नी तय कर रहे हैं आगे तक और क्या वो चैंपियनशिप तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूंगा तो इस समय AEW काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है क्योंकि जो स्टोरी लाइन्स है उन पर बहुत ज्यादा उन्होंने रिसेंटली काम करा है। बहुत से लोग उनको कहते थे कि तुम्हारी स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, इस वजह से शो काफी बोरिंग लगता है, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज के पीछे स्टोरी लाइन है और बहुत ज्यादा फोकस डाला जा रहा है एक एक सेगमेंट पे जो वहां पे करी जाती है। इसलिए जो शो है वो ओवरऑल आज मुझे बेटर लगा। आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।